Hello students, in this session we'll be taking up questions on number system and we'll start with LCM and HCF. चलिए start करते हैं. So HCF is highest common factor. As the name suggests, this is highest common factor. Most important word यहाँ पे क्या है? That is factor. So highest common factor of any 2 or 3 or 4, whatever numbers are given, will be a factor of all the numbers. It will be a factor of all the numbers. And more importantly, it will be highest of the common factors. So highest of the common factors. That is what it is. Since it is a factor, तो किसी भी नंबर का अगर फैक्टर होगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स है हमारे 24 and 36, और अगर हमें इनका फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू एनी नंबर. तो किसी भी नंबर का फैक्टर विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर. तो डेफिनेटली जो हमारा HCF होगा, दैट विल बी स्मॉलर और इक्वल टू ए नंबर. अब जो भी नंबर हमें गिवन है, उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, बिकॉज उस नंबर के लिए भी तो फैक्टर वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. तो अगर 24 और 36 का हमें HCF निकालना है, तो ये चीज क्लियर है कि HCF विल बी डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 24. क्लियर है. सेकंड चीज ये है कि HCF हमारा डिवाइड करना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए 24 का, और 36 का भी फैक्टर होना चाहिए. तो अगर हमारा कोई नंबर लेट अस से HCF H है, और इफ HCF H इज अ फैक्टर ऑफ 24 एज वेल एज 36, तो ये 24 और 36 के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा. और 24 36 का डिफरेंस क्या है? दैट इज 12. यानी कि 12 का भी फैक्टर होगा H हमारा. क्या ये बात समझ में आती है? और जैसे ही ये बात समझ में आ गई, तो क्लियर है कि 12 ही हमारा HCF आ जाएगा, बिकॉज 12 24 32 36 दोनों को ही डिवाइड करता है. एंड दिस कैन बी द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर, क्योंकि हमने डिफरेंस ही लिया है दोनों नंबर्स का. ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा H आ गया या HCF आ गया इक्वल टू 12. इज दिस क्लियर? तो किन्हीं भी दो नंबर्स का जब हमें HCF निकालना हो और 2 3 4 नंबर्स गिवन हो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि डिफरेंस उनका ले लो और उनके डिफरेंस का HCF निकालने की कोशिश करो. तो नंबर्स छोटे होते जाएंगे और आपके लिए क्वेश्चन आसान होता जाएगा. क्लियर? हालांकि डायरेक्टली HCF निकालने का क्वेश्चन आएगा नहीं स्नैप में, बट ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. ठीक है. सिमिलरली LCM की बात करें, सो LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल. So this is a multiple, and since a multiple is always greater than or equal to a number, so अगर हम multiple कोई भी LCM की बात करेंगे, तो LCM will always be greater than or equal to the numbers given. जितने भी नंबर्स हमें गिवन होंगे और उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, LCM हमारा या तो उसके बराबर होगा या उससे ही बड़ा नंबर होगा. एंड LCM will always be the least common multiple. यानी कि कॉमन मल्टीपल तो कई हो सकते हैं, बट उनमें जो लीस्ट वैल्यू होगी, दैट विल बी अवर LCM. ठीक है. सो 24 और 36 का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया. अब यहां पे अगर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल जानना है, सो वी नो कि 36 से बड़ा नंबर होगा, ये तो श्योर है. LCM विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 36. ओके. अब कॉमन फैक्टर्स इनमें क्या क्या है? वी नो कि 12 इज HCF. तो पहला वाला नंबर हमारा क्या है? 24 इज 12 इंटू 2 एंड अदर नंबर इज 12 इंटू 3. तो कॉमन फैक्टर्स तो ये है 12 दोनों में ही. अब अनकॉमन फैक्टर्स जो बचे हैं, उनको कॉमन फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM की वैल्यू आ जाएगी. LCM विल बी इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स यानी कि HCF मल्टीप्लाइड बाई अनकॉमन फैक्टर्स, यानी कि जो दोनों में कॉमन नहीं है. ठीक है. सो पहले वाले में 2 एंड दूसरे वाले में 3. सो LCM विल बी 12 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 72. सो LCM विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ HCF. ठीक है. HCF का मल्टीपल होगा. दैट शुड ऑल्सो बी क्लियर. समझ में आ रही बात है? ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स एंड LCM एंड HCF. अगर दो नंबर्स का हमने LCM और HCF निकाला है, एंड इफ टू नंबर्स आर A and B and their LCM is L and HCF is H, then A into B will always be equal to L into H. सो रिलेशनशिप ध्यान रखनी है. अगर किसी क्वेश्चन में हमें दोनों नंबर्स गिवन है या इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज गिवन है, तो चौथी वैल्यू हम स्ट्रेट अवे फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वाई इज इट सो? बिकॉज अगर हमारा A और B का HCF H है,
सो वी कैन राइट ए एज सम मल्टीपल ऑफ एच, यानी कि एच एक्स हो गया लेट अस से, एंड बी एज सम मल्टीपल ऑफ एच, लेट अस से एच वाई. एंड वी नो दीज एक्स एंड वाई आर अनकॉमन फैक्टर्स, जो पीछे हम देख चुके हैं. एक्स एंड वाई आर अनकॉमन फैक्टर्स, नॉट कॉमन इन बोथ. So L will be equal to common factors multiplied by uncommon factors, यानी कि h into x into y. So जब हम L into h करेंगे, that will be nothing but h x y into h, which is also equal to h x into h y, and hence a into b. Okay. So with this understanding, let us go to the questions of LCM and HCF. First question लेते हैं. First question is, there are 3 light bulbs which blink at intervals of 24, 36 and 54 seconds. If they all blink at 7:15 p.m, then at what time will they all blink together again? स्नैप 2020 का ही क्वेश्चन है ये, 10 दिसंबर का. सो हमें पता लगाना है एट व्हाट टाइम विल दे ऑल ब्लिंक टुगेदर अगेन, यानी कि हर पहला वाला जो लाइट बल्ब है दैट इज ब्लिंकिंग एट इंटरवल ऑफ 24 सेकंड्स, सेकंड वाला 36 सेकंड्स के इंटरवल पे, और थर्ड वाला 54 सेकंड्स के इंटरवल पे. तो जब वो साथ में ब्लिंक करेंगे, इसका मतलब वो 24 का भी मल्टीपल होगा, 36 का भी मल्टीपल होगा, और 54 का भी मल्टीपल होगा. तो यानी कि यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 24, 36 और 54 का. क्या वैल्यू आएगी? 24 और 36 का एलसीएम अभी हमने देख ही लिया है, दैट इज 72. और 72 क्या है? 9 इंटू 8. 54 है 9 इंटू 6, यानी कि इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 72 में, बिकॉज 72 इज 18 इंटू 4, दिस इज 18 इंटू 3, तो हमारा मल्टीपल आ जाएगा 72 इंटू 3, विच इज 216 सेकेंड्स. 216 सेकेंड्स. क्लियर है? 7:15 पे ब्लिंक किए हैं, 216 सेकेंड्स कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3 मिनट्स एंड 36 seconds. So answer will be option C. और क्वेश्चन में क्योंकि ये कहा था एट व्हाट टाइम विल दे ऑल ब्लिंक टुगेदर अगेन, थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता, तो ऐसा भी हो सकता था कि इसका कोई मल्टीपल होता, यानी कि हमें ये वैल्यू ना गिवन होती 7:18:36 PM वाली, कोई और वैल्यू गिवन होती जहाँ पे कि 3 मिनट 36 सेकंड्स को या तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता, 3 टाइम करना होता, तो इसके आगे वाली वैल्यू कोई गिवन होती, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हो, नॉट दिस मार्क नहीं कर देना है, बिकॉज ये नहीं गिवन है. क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स कुड बी द वैल्यू व्हेन दे ऑल ब्लिंक टुगेदर. ठीक है, तो इन दैट केस हमारा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 7:18:36 में हम 3 मिनट 36 सेकंड्स और ऐड कर दें, सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस इज 36 36 72, यानी कि 12 बचेगा, और 1 मिनट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 18 + 3 21 + 1 22, तो 7 22 12, ये भी हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है. ठीक है, ऑप्शन बी में ये वैल्यू भी हमें गिवन है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, लोएस्ट वैल्यू ऐसी कौन सी होगी. ठीक है, तो ब्लिंक टुगेदर अगेन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बट बी इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द कंडीशंस. ओके, सो अगर कुड बी पॉसिबल होता तो बी और सी दोनों ही आंसर होते, कि होता फर्स्ट हमारा ऑप्शन है 7:16:48, सेकंड है 7:22:12, थर्ड है 7:18:36 PM, तो सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रहे होते कंडीशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 8, एलसीएम इज 96 एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 32, तो अदर नंबर क्या होगा? वी नो दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो बस सेकंड नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, दैट विल बी 8 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 32, तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगा सेकंड नंबर. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आसान सा सवाल, isn't it so? Next question. A farmer has plots of lengths equal to 125, 175 and 65 meters. If the farmer wants to make large flower beds of equal area on these plots of lands, then what is the maximum possible length of a flower bed the farmer can grow if the width of a row is 3 meters? Width of a row is given, और हमें यहाँ पे प्लॉट्स की लेंथ गिवन है 125, 175 and 65, these are the lengths. और फार्मर का पर्पस क्या है, उसको लार्ज फ्लावर बेड्स तो बनाने हैं, बट ऑफ इक्वल एरिया बनाने हैं, एरिया इक्वल होना चाहिए. तो अगर एरिया इक्वल होना चाहिए, विड्थ तो फिक्स्ड है, तो हमें लेंथ भी सेम चाहिए होगी, तीनों के तीनों प्लॉट्स में लेंथ भी सेम चाहिए होगी फ्लावर बेड्स की, isn't it so? और अगर लेंथ सेम चाहिए और हाईएस्ट चाहिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ऑफ 125, 175 एंड 65, और ये तो अभी इस बार का ही क्वेश्चन है. क्या आएगा? स्ट्रेट अवे 5 वैल्यू आ रही है हमारी, 5 आ रहा है एचसीएफ, 5 से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो 5 मीटर विल बी अवर आंसर.
नथिंग एल्स, ऑप्शन बी। क्लियर है? अगर एरिया पूछता तो एरिया हमारा 5 इंटू 3 15 मीटर स्क्वायर हो जाता। ये चीज ध्यान रखनी जरूरी नहीं है कि लेंथ ही पूछता, वो एरिया भी पूछ सकता था कि लोवेस्ट एरिया कि हाईएस्ट एरिया क्या होगा ऐसे फ्लावर बेड का। सो हाईएस्ट एरिया विल बी 15 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्नैप में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे कि लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अदरवाइज लैंग्वेज 100% एक्सप्लिसिट नहीं होती है, कैट वगैरह में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, वहाँ पे लैंग्वेज इज 100% एक्सप्लिसिट, बट स्नैप में थोड़ा बहुत आपको एज्यूम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हर चीज़ दी होनी चाहिए थी कि जो हमारे एरियाज बनेंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे वगैरह वगैरह, और सो दैट यू आर डेफिनेटली क्लियर कि आप क्या निकालना चाहते हो। बट यहाँ पे स्नैप के में लैंग्वेज में ऐसा रहेगा प्रॉब्लम, तो आपको वो चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 different sweets varieties of count 28, 189, 119, 77, 161 and 112 were ordered for a particular occasion. They needed to be packed in such a way that each box has the same variety of sweets and the number of sweets in each box is also the same. So what is the minimum number of boxes required to pack? पर्पस क्या है? 6 different sweet varieties का हमें काउंट दिया हुआ है, कितने कितने अवेलेबल हैं, 28, 189, 119 एंड सो ऑन। दे नीड टू बी पैक्ड इन सच ए वे दैट ईच बॉक्स हैज द सेम वैरायटी, यानी कि एक बॉक्स में एक ही वैरायटी आएगी और नंबर ऑफ स्वीट्स सेम रहेगा। एक बॉक्स में एक ही वैरायटी आएगी और नंबर ऑफ स्वीट्स सेम रहेगा, यानी कि जितने भी हम बॉक्सेस बनाएंगे हर एक बॉक्स में नंबर ऑफ स्वीट्स सेम रहने वाला है, और हर एक जो स्वीट वैरायटी है उसके नंबर ऑफ बॉक्सेस अलग अलग होंगे, इंटीजर्स में होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, isn't it so? अगर इन सारी वैल्यूज का हम एचसीएफ निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि एक बॉक्स में कितने स्वीट्स आने वाले हैं, एक बॉक्स में कितने स्वीट्स आने वाले हैं ये पता चल जाएगा, और उससे नंबर ऑफ बॉक्सेस का फिर हम इंफॉर्मेशन पता लगा लेंगे। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जब भी हमें ऐसा करना हो कि हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम डिफरेंस से काम चला सकते हैं। क्या इस बात को आप रिकॉल कर पा रहे हो? क्योंकि अननेसेसरी अब यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए टाइम वेस्ट करोगे, अदरवाइज डिफरेंस से काम चला सकते हैं। और जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा हमारा एचसीएफ या तो वही वैल्यू होगी या उससे भी छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सबसे छोटा डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 112 और 119 के बीच में, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस, और ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 7 का, यानी कि एचसीएफ हमारा या तो 7 होगा या फिर 7 से भी छोटा होगा, और 7 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो अगर 7 नहीं हुआ तब तो 1 ही होगा। एक से ज्यादा फिर हम स्वीट डाल ही नहीं पाएंगे बॉक्स में, तो 7 डेफिनेटली होना चाहिए। क्वेश्चन की वैल्यूज के हिसाब से 7 डेफिनेटली होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 28 मल्टीपल है 189, मल्टीपल है 119, 70 कम है, मल्टीपल है 77 दिख ही रहा है, मल्टीपल है, और 161, यस दिस इज ऑल्सो 140 प्लस 21, 112 तो होना ही होना है जब 119 हो चुका है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा 7 स्वीट्स रहेंगे पर बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रहेंगे? 28/7 4, 189/7 20 प्लस 7 27, 119 10 कम होगा 17, 11 161 20 प्लस 3 23, और 112 70 प्लस 42 यानी कि 16। तो टोटल सम कितना आ गया? 31 प्लस 28 यानी 59 प्लस 39 यानी कि 60 प्लस 38 98 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1800 1400 एंड n इज 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए वैल्यू ऑफ n? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें गिवन है 20 है इन तीन वैल्यूज का, तो हमें पता लगाना है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है इनमें से। तो 1800 और 1400 का डिफरेंस कितना है? दैट इज 400। 1800 हमारा क्या आ रहा है? दैट इज 18 इंटू 100, यानी कि 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 100 क्या हुआ? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और 1400 क्या आएगा? दैट इज 7 इंटू 200 या 7 इंटू 2 इंटू 100, यानी कि 2 की पावर 3, 7 की पावर 1, 5 की पावर 2, और एचसीएफ हमारा आ रहा है 20, एचसीएफ 20 आ रहा है। 20 इज व्हाट? 20 इज 2 इंटू 10, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, यानी हाईएस्ट कॉमन जो हमारा फैक्टर आ रहा है दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अगर हम सिर्फ 1800 और 1400 का एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ क्या आता? तब फिर आता है 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n वैल्यू है हमारी, इसमें 2 की पावर मस्ट बी इक्वल टू 2, इससे बड़ी होगी तो हमारा एचसीएफ 20 नहीं आता, फिर उसमें 2 की पावर 3 होती है। ठीक है, सिमिलरली 5 की पावर मस्ट बी इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा भी नहीं होगी और कम भी नहीं हो सकती।
ओके, सो ये दोनों चीज़ें तो कंफर्म है, और इसके अलावा उसमें 3 की कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, 3 का पावर डेफिनेटली विल बी इक्वल टू 0, और 7 की कोई पावर या फिर 3 की या 7 की होगी भी तो चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों में है ही नहीं, ठीक है। तो 3 और 7 पे कोई कंडीशन नहीं रहेगी, ये कंडीशन रहेगा हमारा डेफिनेटली 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 2 की पावर 2 होनी चाहिए और 5 की पावर 1 होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं। ऑप्शन ए डेफिनेटली 2 की पावर 3 है, ऑप्शन बी में 2 की पावर 4 है, ऑप्शन सी में 2 की पावर 5 है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। इतना हमने एनालिसिस इसलिए किया कि अगर सवाल अच्छा आएगा तो उसमें ये समझना जरूरी है, पर इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, 20 को देख लेना है। 20 क्या है, 2 का स्क्वायर 5 की पावर 1, ठीक है। 1800 और 1400 इन दोनों का एचसीएफ आता 200, 400 का डिफरेंस है, यानी कि इनका एचसीएफ आता 200, एचसीएफ 1800 और 1400 का आता 200, जबकि हमारा एचसीएफ आया है 20, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर हमारी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एन में, तो ए बी सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 1800 1400 को ऐसा हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एचसीएफ सही दिख रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? बाकी इसके अलावा कोई भी और नंबर होता तो एन की पॉसिबल वैल्यूज बस 2 और 5 पे कंस्टेंट है, इसके अलावा किसी भी नंबर की कोई भी पावर होगी तो वो हमारा एन की वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें गिवन होता 2 स्क्वायर 5 की पावर 1 3 की पावर 6, तो यस दिस इज पॉसिबल, या फिर 2 स्क्वायर 5 की पावर 1 3 की पावर 2 7 की पावर 3, यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, एनी अदर नंबर इज पॉसिबल, बस 2 और 5 पे कंस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A simple mechanical device has 4 gears A, B, C and D such that they mesh in the order A, B, C, D। ठीक है, गियर्स है यानी कि पहले A चलेगा, फिर B चलेगा, फिर C चलेगा, फिर D चलेगा, तो mesh in the order का मतलब यह है कि continuation ऐसा है उनका। The number of teeth in these gears are 10, 21, 12 and 17 respectively. If we start the mechanism from the rest, how many revolutions will the largest gear have to turn before one full cycle is completed and the gears are in the position from where they started? ये क्वेश्चन स्नैप में कई बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को समझ में आना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विद द लार्जेस्ट गियर हैव टू टर्न। अब लार्जेस्ट गियर कौन सा होगा, अगर यही समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें क्या गिवन है, गियर्स के बारे में कोई डायमेंशन नहीं गिवन है, हमें उसका नंबर ऑफ टीथ गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ टीथ से साइज का कोई रिलेशन होगा, कोई रिलेशन होगा तभी तो लार्जेस्ट हम निकाल पाएंगे उससे, ठीक है। सो 10, 21, 12 और 17 नंबर ऑफ टीथ है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नंबर ऑफ टीथ पहले वाले में कितने हैं, 10 है, सेकेंड वाले में 20 है, फोर्थ वाले में 40 है, और आप साइज भी देख सकते हो कि एज नंबर ऑफ टीथ इज इंक्रीजिंग द साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो लार्जेस्ट साइज तब होगा जबकि नंबर ऑफ टीथ हमारे ज्यादा होंगे। सेकेंड चीज ये है कि फर्स्ट वाला अगर हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आप देख रहे हो यहां पे ये टीथ पुश करेगा दूसरे वाले को नीचे की तरफ, तो पहला वाला जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो सेकंड वाले को डाउनवर्ड्स पुश करेगा, तो इसकी वजह से सेकंड वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, सेकंड वाला एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो हमेशा जो टीथ का मूवमेंट होगा, अगर फर्स्ट वाला टीथ बोले गियर्स का मूवमेंट होगा, अगर फर्स्ट वाला हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है गियर, तो सेकंड वाला हमारा उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इफ फर्स्ट इज मूविंग क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो दूसरे वाले को नीचे की तरफ पुश करेगा एंड हेंस जो सेकंड वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और फिर एंड सो ऑन, जो उसका अगला वाला होगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, फिर उसका अगला वाला एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में भी पूछे गए हैं एक दो बार गियर से रिलेटेड। सो ये चीज भी क्लियर होना चाहिए कि क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, ये सीक्वेंस होगा हमारा, ठीक है। बट ये सीक्वेंस कहां पे होगा, इन दोनों में है। फिर ये जो अंदर वाला है ये चौथे वाले गियर को पुश कर रहा है, ठीक है। सो ये चीजें ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब क्वेश्चन पे वापस से चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टीथ इन द गियर्स आर 10, 21, 12 एंड 17, तो लार्जेस्ट गियर हमारा होगा जिसमें कि 21 टीथ है, ये हमारा लार्जेस्ट गियर होगा। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल द लार्जेस्ट गियर हैव टू टर्न बिफोर वन फुल साइकिल इज कंप्लीटेड। वन फुल साइकिल का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे गियर जहां से स्टार्ट किए थे वापस वहीं पे आ गए, यानी कि सारे के सारे गियर्स ने, अगर सारे के सारे गियर जहां से स्टार्ट किए थे वहां पे वापस आ गए, यानी कि ऑल द गियर्स कंप्लीटेड इंटीजर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, भाई ऑल द गियर्स कंप्लीटेड इंटीजर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, इंटीग्रल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, इजंट इट सो। यानी कि जितना टीथ वो मूव किए होंगे, अगर हम टीथ में मूवमेंट की बात करें तो वो जो वैल्यू आएगा हमारा दैट शुड बी एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज, तभी तो फुल साइकिल कंप्लीट होगा।
एलसीएम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, इजंट इट सो? तो नंबर ऑफ टीथ्स का मूवमेंट हम यहां से निकाल पाएंगे और फिर उसके बाद में फिर एक गियर के रिवॉल्यूशन निकालेंगे। तो एलसीएम 10, 21, 12 और 17 का निकालना होगा। 17 तो प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली एलसीएम में 17 तो स्ट्रेट अवे आएगा ही आएगा। अब 10, 21 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10 हमारा क्या है, 2 × 5, और 12 में क्या है, 12 इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, यानी कि एक और 2 का मल्टीपल आएगा, एक और 3 का आएगा, और 7 भी आएगा बिकॉज 21 में 7 भी है। सो दिस विल बी अवर एलसीएम। क्या बात समझ में आती है? हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा एलसीएम वैल्यू आएगा, यानी कि इतना नंबर ऑफ टीथ्स का मूवमेंट होगा। ये रिवॉल्यूशंस नहीं है, इतने नंबर ऑफ टीथ्स का मूवमेंट होगा जो कि सारे के सारे गियर्स करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा लार्जेस्ट गियर कितने रिवॉल्यूशन करेगा, तो लार्जेस्ट गियर के लिए हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो अगर लार्जेस्ट गियर n रिवॉल्यूशन करेगा तो n की वैल्यू आ जाएगी, m लिख दिया यहाँ पे। अगर लार्जेस्ट गियर हमारा n रिवॉल्यूशंस करेगा सो n विल बी इक्वल टू 17 × 2, ये तो नंबर ऑफ टीथ्स में रिवॉल्यूशन आ रहा है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, विल डिवाइड दिस बाई 21, क्योंकि लार्जेस्ट गियर में 21 टीथ्स हैं। तो 3 × 7, 3 × 7 से 3 × 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 70 × 2 34 × 10 340 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? तो एक अच्छा सवाल था जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली फिर से वैसा ही आ गया और लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाए तो फंस जाओगे, या तो स्किप कर दोगे और या फिर अटक जाओगे इसमें। अब आई बिलीव कि अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग में आए या फिर क्वांट में आए, तो आप इसको डेफिनेटली इजीली सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे, बिकॉज यू नो द अप्रोच, यू नो द अंडरस्टैंडिंग, और इससे सिमिलर क्वेश्चन भी आएगा तो भी उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next one is Kiran, Kumar and Kedar were watching cricket and eating groundnuts. They pop a groundnut in their mouth every 40, 72 and 108 seconds respectively and munch it. यानी कि किरण 40 सेकंड्स में, हर 40 सेकंड्स में ग्राउंडनट खा रही है, कुमार 72 सेकंड्स में, केदार हर 108 सेकंड्स में, एंड दे पॉप द ग्राउंडनट साइमल्टेनियसली एट 8:20 आवर्स, 8:20 PM पे या AM पे जब भी उन्होंने पॉप किया पहला, ठीक है। देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन पॉप ग्राउंडनट्स साइमल्टेनियसली, दोबारा कब खाएंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। एलसीएम निकालना है बेसिकली स्ट्रेट अवे, 40, 72 एंड 108 का, इजंट इट सो? ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 72 इज 36 × 2, दिस इज 36 × 3, यानी कि 36 × 2 × 3, ये तो आ ही रहा है आपका। 40 क्या है, 40 इज 8 × 5, 36 × 2 8 से डिविजिबल है, 8 का मल्टीपल ही है, तो एक और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो 36 × 2 × 3 × 5, और 2 × 3 × 5 कितना है, दिस इज 30, तो दिस इज नथिंग बट 18 × 2 × 30, यानी कि 18 × 60, यानी कि यहाँ से 18 मिनट्स हमारे मिल गए हमें। सेकेंड्स में निकाला था हमने, और ये हमारा टाइम जो है मिनट्स में आ गया 18 मिनट्स, यानी कि स्ट्रेट अवे ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? एक और छोटी सी चीज जो यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, उनमें से एक वैल्यू 40 है हमारी, एक वैल्यू क्या है 40, तो अगर एक वैल्यू अगर हमारी 40 है तो क्या बी आंसर हो सकता है हमारा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं जब, तो ये लास्ट में 00 आ रहा है, 00 सेकंड्स पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर 40 सेकंड्स का मल्टीपल हम उसमें ऐड करेंगे तो ऑप्शन बी तो आंसर ही नहीं हो सकता ना, ऑप्शन सी भी आंसर ही नहीं हो सकता ना, बी और सी तो आंसर ही नहीं हो सकता, इजंट इट सो? तो ए और डी में से आंसर होगा। आप ए के बारे में बात कर लेते हैं। ए में कितना है, ये है 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स ऐड कर रहे हैं हम, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स ऐड कर रहे हैं, और 2 मिनट्स यानी 120 + 20 140 सेकेंड्स, तो ये 140 सेकेंड्स भी तो 40 का मल्टीपल नहीं है ना, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 40, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 40, तो डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं हो सकता भाई। जब ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो डी आंसर होगा। सो इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस मच, देन फिर एलसीएम कैलकुलेट करने की भी इस क्वेश्चन में जरूरत कहाँ है। ऑप्शंस आपको डायरेक्टली चीख चीख के कह रहे हैं कि डी को मार्क करो, डी को मार्क करो, ठीक है। तो जब वो चीख के कह रहे हैं तो फिर हम डी को मार्क कर देंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो क्वेश्चन में इतना ऑब्जर्वेंट रहना है, हाँ अलग से एफर्ट नहीं करनी है, बट इतना अपनी आईज को ऑब्जर्वेंट रखना है कि ऑप्शंस को, एक आंख की आंख ऑप्शंस पे हो और एक आंख से आप एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऑप्शंस पे एक नजर गड़ानी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शंस डायरेक्टली रिमूव हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस पे एक निगाह जरूर रहना चाहिए, और स्पेशली जब नन ऑफ दीज गिवन ना हो तब,
अगर नन ऑफ दीज गिवन होता है यहाँ पे तो फिर हम ऐसे रिमूव करके भी डायरेक्टली डेफिनेटली नहीं पता लगा सकते थे, क्योंकि पॉसिबल था कि नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B and C are relatively co-prime numbers. If A into B is 551, B into C is 1073, तो A plus B plus C की वैल्यू क्या होगी? फाइन. तो यहां से हमें A into B में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. रिलेटिवली कोप्राइम हमें लैंग्वेज में दिया हुआ है. व्हाट इज रिलेटिवली कोप्राइम? रिलेटिवली कोप्राइम हो, ठीक है, या रिलेटिवली प्राइम हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे नंबर्स A, B, C की हम बात करें, या किन्हीं भी दो नंबर्स की बात करें, A और B की अगर हमने बात कर ली, इनके कोई भी दो का पेयर का अगर हम HCF निकालेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1. यानी कि इन नंबर्स का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ए, बी और सी का आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. दे आर रिलेटिवली कोप्राइम मींस HCF इनका बनाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाएगा. 1 से बड़ा कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं होगा. को प्राइम यानी आपस में प्राइम है. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं. को प्राइम यानी कि इनका आपस में 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं है, ठीक है, और इनकी कोई शाखा नहीं 1 के अलावा, सिर्फ और सिर्फ 1 है, वही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. फाइन. सो A इंटू बी हमारा आ रहा है 551. तो 551 को कितने से क्या इसका फैक्टर हो सकता है 551 का? अगर हम चेक करें तो 2 तो डेफिनेटली नहीं है, 3 भी नहीं दिख रहा है, 5 तो हो ही नहीं सकता है, 7 से हो नहीं रहे हैं, 11 नहीं है, 550, 13 से भी नहीं है, 17 से हो रहा है क्या? नहीं, 17 से भी नहीं हो रहा. 19, 570 माइनस 19, यस 19 से डिविजिबल हो रहे हैं. सो A इंटू बी हमारा आ रहा है 570 माइनस 19 है 551, यानी कि 570 क्या है? 30 इंटू 19 माइनस 1, यानी कि 29 इंटू 19 आ रहा है, ठीक है. सो ए और बी में से कोई एक वैल्यू 29 होगा, कोई एक 19 होगा. ये चीज़ तो समझ में आ गई. अब बी इंटू सी 1073 है, तो बी इंटू सी को हमें 19 से पहले चेक कराना है. अगर 19 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 29 से तो डेफिनेटली होगा. 19 से कराएंगे, 19 5 सा 95, फिर 123 बचा, तो डेफिनेटली 19 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 29 से डिविजिबल होगा, विच इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 29, ए इज इक्वल टू 19. सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. 29 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 29 3 सा 87, और फिर 203, तो 3 इंटू 7 37 आ जाएगा हमारा वैल्यू. क्लियर है? ओके, अब इनको ऐड कर देना है. 19 प्लस 29 आ जाएगा हमारा 48 प्लस 37, यानी कि 50 प्लस 35 85 विल बी आवर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Next one is, what is the value of p minus 1 to the power q plus 1 if p to the power q is 169 and p and q are whole numbers? whole numbers क्या होंगे? whole numbers होते हैं हमारे integers which are greater than and equal to 0, यानी कि 0, 1, 2, 3 and so on. These are whole numbers. और natural numbers क्या होते हैं? natural numbers में बस 0 included नहीं होता है, because 0 as such nature में exist नहीं करता है. नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से स्टार्ट होते हैं. और 0 होल नंबर है, बिकॉज 0 शोज होल एब्सेंस, यानी कि कोई चीज नहीं है प्रेजेंट, ये 0 शो कर रहा है, तो दैट इज अ होल नंबर दैट डिस्क्राइब्स द स्टोरी. सो 0 इज ऑल्सो देयर. फाइन. यानी कि 0 भी पॉसिबल हो सकता है वैल्यू हमारा. दैट इज व्हाट होल नंबर्स इज सेइंग. तो पी और क्यू के बारे में बात करें, p माइनस 1 टू द पावर q प्लस 1 पूछा गया है, और p टू द पावर q हमें गिवन है. 169 हमारा डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि 13 का स्क्वायर है, isn't it so? But it can also be written as 169 to the power 1. तब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो p to the power q can be equal to 13 का स्क्वायर, और it can be equal to 169 to the power 1. अगर ये 13 का स्क्वायर हुआ तो यहां से p और q की वैल्यू क्या आ जाएगी? p आ जाएगा 13, q आ जाएगा 2. और अगर ये 169 की पावर 1 हुआ तो p आ जाएगा 169 और q आ जाएगा 1. तो ये दो केसेस हमारे बनने वाले हैं p और q में. क्वेश्चन हमसे पूछा है p माइनस 1 टू द पावर q प्लस 1. तो फर्स्ट केस में अगर p 13 है, q 2 है, तो दिस विल बी 13 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1, विच इज 12 का क्यूब, विच इज 1728. और डेफिनेटली ऑप्शन सी यहां से आंसर हमारा मार्क हो जाएगा. बट सेकंड वाला भी समझना जरूरी है. और सेकंड हमारा आएगा 169 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1, यानी कि 168 का होल स्क्वायर. तो ये भी हमारा आंसर होगा, प्रोबेबल आंसर होगा. इस क्वेश्चन में भले नहीं है, बट कभी और कोई और क्वेश्चन होगा तो वहां पे हमें ये अप्रोच समझ में आना चाहिए कि दोनों चीजें लेके चलनी है. ये भी हमारा एक पॉसिबल केस होगा, इसको मिस नहीं करना है. ठीक है, दीज टू विल बी पॉसिबल केसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन.
द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 14, 16 एंड 18। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो एंड इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स, यानी कि इन नंबर्स का एलसीएम होना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि इनका एलसीएम होना चाहिए और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। और अगर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए यानी कि हर एक प्राइम नंबर की इवन पावर होगी, इवन पावर होगी, इवन पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एलसीएम यहां पे निकालेंगे, दिस इज क्या, 14 है 2 इंटू 7, यानी कि 7 तो आने वाला है। 16 है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 आ गया हमारा। और ना 18 है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर भी आ गया। तो इस नंबर में 2 की पावर तो इवन आ रही, 3 की पावर इवन आ रही, एलसीएम हमारा ये वैल्यू है। बट हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा सबसे छोटा नंबर, तो 7 की पावर को भी इवन करना पड़ेगा, यानी कि 7 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। 7 स्क्वायर इज 49, 2 की पावर 4 इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, 16 इंटू 9 इज 144, तो 144 इंटू 49, ठीक है। 144 इंटू 50 कितना आएगा, दैट विल बी 144 इंटू 5 इज 720, तो 7200, तो 7200 माइनस 144 होगा ये वैल्यू, यानी कि 7056 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है कि जब 144 को हमें 49 से मल्टीप्लाई करना है तो या तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हाफ कर देंगे, फिर 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अपनी कैलकुलेशन को अननेसेसरीली अपने दिमाग को खच्चर नहीं करेंगे, ठीक है, फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे, और टाइम तो स्पेशली वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 people clap after every 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes and 50 minutes respectively. All of them clap together at 10 a.m. Then they will again clap together when? Again हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना है इन वैल्यूज का, 20, 30, 40 और 50 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है, इतनी ईजी वैल्यू है, क्या यहाँ पे लिखने की जरूरत है, लिख रहे हैं पर क्या लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। 20, 30, 40, 50 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, दिस विल कम आउट टू बी 600 मिनट्स, 2, 3, 4, 5 का 60 आएगा, 600 मिनट्स आ जाएगा, 600 मिनट्स यानी कि 10 आवर्स, तो 10 + 10 यानी कि 8 PM हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई 5746320819 by 125। We have to multiply 5746320819 by 125। इतना बड़ा वैल्यू ऑलरेडी है, ऑप्शंस भी इतने बड़े बड़े हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या स्किप कर देंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए इसमें, हमें मल्टीप्लाई करना है इतने बड़े नंबर को 125 से। देखो अप्रोच यहाँ पे क्या है, आप फोकस करो सबसे लास्ट वाले 3 नंबर से। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में आ रहा है 748, दूसरे में आ रहा है 798, तीसरे में आ रहा है 728, चौथे में आ रहा है 4718, ठीक है। तो हमें 5746320819 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। इंस्टेड हम क्या करेंगे कि पहली 3 वैल्यूज पे फोकस करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स किसी क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन आए और वहां पे ज्यादा दिया हो तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स पे भी ध्यान देना है। ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स है और 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ डिजिट्स 2 से बढ़ेगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 ऐड हो जाएंगे बाद में, इजंट इट सो। तो हमारा 12 डिजिट्स होगा या 13 हो सकता है किसी केस में, इस क्वेश्चन में डेफिनेट है 12 डिजिट्स होगा। तो आंसर में पहली चीज हमें यह समझ में आनी चाहिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स तो 12 होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको वो चीजें बता रहा हूं जो सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसा कोई और क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं भी निकालोगे तो काम चल जाएगा, सब में सेम है। बट किसी और क्वेश्चन के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि 10 डिजिट्स ऑलरेडी है नंबर में, +2 हो जाएंगी, ठीक है। 13 भी हो सकता था, 13 तब होता जबकि ये नंबर 574 की बजाय 800 समथिंग होता, ठीक है। बिकॉज अगर 800 समथिंग होता तो 125 यानी 1.25 करते ही ये 1000 से बड़ा नंबर हो जाता, तो उस केस में हमारा 13 डिजिट्स हो जाता, ठीक है। बट ये नंबर 574 इज मच लेस देन 1000, 800 से काफी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स 12 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अदरवाइज इन जनरल 10, 12 या फिर 13 डिजिट्स होता। क्लियर है? पहली चीज ये है जो यहां से सीखने वाली है। दूसरी बात ये है कि 574 को हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 574 या फिर उसके आगे का पूरा नंबर, आगे वाली वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। 574 को हम 125/100 यानी कि 125% निकाल लेते हैं इसका। 125% इज नथिंग बट 5/4, तो 574 इंटू 5/4, 574 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। प्लस 1/4 कर देते हैं, 574 का कितना आएगा, 144 के आसपास आएगा। 4 + 4 8, 7 + 4 11 का 1,
और फिर 718, यानी कि हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 718 समथिंग। ठीक है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 719 भी दिया होता तब फिर हमें थोड़ा सा और कॉशियस होना होता, एक और डिजिट आगे की लेते। ठीक है, बट अभी यहाँ पे 719 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज अ केक वॉक क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में स्किप नहीं करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आती है बात ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर प्लेट ऑफ अ बस हैड अ peculiarity. The bus number was a perfect square. It was also a perfect square when the plate was turned upside down. The bus company had only 500 buses numbered from 1 to 500. So what was the number? नंबर प्लेट है एक बस की, और बस का जो नंबर है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जब इसको अपसाइड डाउन प्लेट को हमने प्लेस किया तब भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यानी कि अपसाइड डाउन प्लेस करने पे भी जो नंबर है वो पढ़ने में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ हॉचपॉच नहीं हो गए। मतलब समझो कि अगर 3 है, अगर आप 3 को अपसाइड डाउन प्लेस करोगे तो ऐसे हो जाएगा, दिस इज नो नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर प्लेट पे 3 नहीं मेंशन होगा। सिमिलरली 2 है, ठीक है, जब आप 2 को उल्टा करके लिखोगे तो वो भी नहीं समझ में आएगा, तो 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 हो सकता है, बिकॉज 1 अपसाइड डाउन भी 1 ही रहेगा। 4 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता है, 6 को अपसाइड डाउन प्लेस करोगे 9 हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली 9 को अपसाइड डाउन प्लेस करोगे तो 6 हो जाएगा, 7 भी नहीं हो सकता है, 8 को अपसाइड डाउन प्लेस करोगे तो 8 भी 8 ही रहेगा, और 0 को भी अपसाइड डाउन प्लेस करोगे तो 0 ही रहेगा। तो यानी कि 16980 में से कोई डिजिट्स रही होंगी, और पहली 3 डिजिट्स 169 हमें चीख चीख के कह रही है कि 169 इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, बट 169 को जब आप पलट के लिखोगे तो क्या आएगा आपका, क्या बनेगा, दैट विल बी 691। 691, और हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कि पलटने पे भी अपसाइड डाउन करने पे भी परफेक्ट स्क्वायर है। 691 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर 18 गिवन होता, लेट अस से सॉरी 81 गिवन होता, तो 81 को अपसाइड डाउन प्लेस करोगे 18, अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 81 भी नहीं हो सकता है, 169 भी नहीं हो सकता है, बट 196 196 196 को पलट के लिखोगे तो दिस विल बिकम 961 विच इज 31 का स्क्वायर। सो 196 इज अवर आंसर। और वैसे भी क्वेश्चन में ऑप्शन हमें गिवन थे तो ऑप्शंस को यूज कर सकते थे। 36 तो हो ही नहीं सकता, 69 भी नहीं हो पाएगा बिकॉज फिर उसका 69 खुद ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 196 डेफिनेटली आंसर होगा बिकॉज इसका जो रिवर्स अपसाइड डाउन भी लिखेंगे तब भी ये 961 हमारा आंसर आने वाला है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक और वैल्यू है जो कि पॉसिबल हो सकती थी कि 100, ये पलट के 001 होता तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर तो है ही। ठीक है, इजंट इट सो? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल वैल्यू इन सच केस। एक पजल जैसा सवाल है बट समझ में आना चाहिए इसका भी लॉजिक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man earns rupees 20 on the first day, spends rupees 15 on the next day. He again earns rupees 20 on the third day and spends rupees 15 on the fourth day. If he continues to save like this, how soon will he have rupees 16 hands? So day 1 पे he is earning rupees 15, rupees 20. Day 1 पे he is earning rupees 20. और डे 2 पे ही इज स्पेंडिंग रुपीज 15, यानी कि नेट में 2 दिनों में कितना हो जा रहा है, 5 रुपीज उसके पास बच रहा है। अगेन डे 3 पे सेम स्टोरी है, 20 ही इज अर्निंग, और डे 4 पे ही इज स्पेंडिंग 15। सो अगेन इन 2 डेज में भी 5 रुपीज ही सेव होगा, यानी कि हर 2 दिन में 5 रुपीज सेव हो रहे हैं, 5 रुपीज सेव हो रहे हैं। इजंट इट सो? क्वेश्चन आस्किंग 60 रुपीज कब हो जाएंगे? इफ ही कंटिन्यूज टू सेव लाइक दिस, हाउ सून विल ही हैव रुपीज 16 हैंड? सो दिल कहता है कि 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म, यानी कि 24 डेज में हो जाएंगे। इजंट इट सो? बट दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जहां पे कि पहले कुछ वैल्यूज ऐड हो रही हैं, फिर कम हो रहा है, कोई स्टेप्स चढ़ रहा है फिर फिसल रहा है, या इस टाइप का कोई भी पैटर्न कि पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, और हमसे पूछ रहा हो कि पहली बार इतना वैल्यू कब हो जाएगा, तो हमेशा, या पहली बार समिट पे कब चढ़ जाएगा, तो हमेशा हमें ये फोकस करना है कि पहली बार ये वैल्यू कब आएगी, यानी पहली बार रुपीज 60 पे वो पहुंचेगा कब। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि अगले दिन वो 15 कम हो जाए। समझ रहे हो कि हो सकता है जब पहली बार वो 60 पे पहुंचे उसके अगले दिन फिर 15 कम हो जाएगा, यानी कि फिर 45 हो जाएगा, बट हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा एक बार 60 रेज कर गया तो हमारा आंसर वही वैल्यू आ जाएगी। ओके, और हर बार ऐड हो रहा है 20, हर बार ऐड हो रहा है 20, तो हमको ये फोकस करना है कि 60 माइनस 20 कब हो जाएगा इन 2 के पेयर से, इन 2 के पेयर से 60 माइनस 20, क्योंकि 20 एक बार में जो लार्जेस्ट वैल्यू ऐड हो रही है वो 20 है, यानी कि 40 कब हो जाएगा ये हम फोकस कर लेते हैं। तो 40 क्या है, 5 इंटू 8, और हर 2 दिन में 5 रुपीज ऐड हो रहे हैं, यानी कि 16 डेज में क्या होगा, एट द एंड ऑफ 16th डे
40 रुपीज़ होंगे, और ये भी समझ रहे होंगे कि 15 डे पे हमारे 55 रहे होंगे, तभी तो 16th पे 15 कम होने के बाद 40 बचे। ठीक है, अब 17 डे पे क्या होगा, 20 रुपीज़ और मिल जाएंगे, तो 40 + 20 60 हो जाएगा। तो 17th डे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में ये चीज़ कॉशियस रहना है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है कि 60 विल बी आवर आंसर। 60 तो है ही है, 17th डे हमारा आंसर होगा, 24 डे नहीं होगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर 9 ह्यूमंस इन अ शिप, each human has 9 cages and each cage has 9 huge lions and each lion has 9 cubs. How many legs are there in the ship? How many legs are there in the ship? पहली छोटी सी बात देखो, ह्यूमंस के कितने लेग्स होते हैं? 2 होते हैं। लायंस के होंगे 4, और लायन का जो कब होगा उसके भी 4 ही होंगे। तो नंबर ऑफ लेग्स तो सब में इवन है, नंबर ऑफ लेग्स तो सब में इवन है, और अगर नंबर ऑफ लेग्स सब में इवन है तो आंसर हमारा ऑड कैसे आ सकता है? तो पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि ऑप्शन ए आंसर नहीं है, ऑप्शन डी आंसर नहीं है, बी या सी में से ही कोई एक आंसर है। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 9 ह्यूमंस है शिप में, तो ह्यूमंस के लेग्स कितने होंगे? 9 × 2। पहली चीज तो ये है। देन ईच ह्यूमन हैज 9 केजेस, 9 ह्यूमंस हैं, हर एक के 9 केजेस है, तो 9 × 9 केजेस होंगे, केजेस होंगे। ठीक है, हर एक केज में 9 लायंस हैं, यानी नंबर ऑफ लायंस होंगे 9 × 9 × 9, और हर एक लायन के 4 लेग्स हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ लायंस होंगे 9 × 9 × 9 × 4। ये हो गया हमारे लायंस। हर एक लाइन के 9 कब्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ कब्स कितना होगा? दिस इज 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब इतने तो नंबर ऑफ लायंस है, मल्टीप्लाइड बाय 9 इतने कब्स होंगे, हर एक कब के भी 4 लेग्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ लेग्स आ जाएगा इन सबका सम। अब इनको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा सा समझदारी दिखानी है, तो पहले तो वैल्यू 18 आ रहा है, फिर 9 क्यूब को कॉमन ले लेंगे हम, 9 क्यूब × 4 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और अगले वाले में 9 आ जाएगा। 1 + 9 इज वॉट? 10। 18 + 9 क्यूब यानी कि 729 × 4 × 10, 729 × 40, तो 729 × 40 ऑलरेडी ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता ना, तो क्लियरली हमें पता है ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, इजंट इट? अगर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती तब फिर कैलकुलेट हम करते कि 729 × 4 कितना होगा? 7 4 ज़ा 2800, 2880 और 36, तो 29160। ठीक है, 29160 + 18 तो 29178। ठीक है, और जब भी कैलकुलेट करने की जरूरत भी पड़े तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे 7 × 4 से, क्योंकि वहां से हमें एक रेंज मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस कई बार हो सकता है उससे ही एलिमिनेट हो जाए, पूरा कैलकुलेट करने की तब भी जरूरत ना पड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, एलसीएम और एचसीएफ वाला। आई बिलीव आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नए कॉन्सेप्ट, नई चीजें सीखने को भी डेफिनेटली मिली होंगी। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर रेलेवेंट चैनल्स पे भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है? ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो सके इससे। और दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आज इवनिंग तक आई विल ट्राई टू अपलोड सेशन ऑन मेंसुरेशन एज वेल, और नंबर सिस्टम पे, और जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन पे सेशंस हैं, या फिर यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरोस पे, वो सेशन भी मैं आज और कल में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।